Hello everyone, myself Kirti Goyal and I hope you all are doing well. अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि रेपो रेट डिक्रीज हो गई है, बट क्वेश्चन ये है कि रेपो रेट होती क्या है और इसका हमारी लाइफ, इकोनॉमी और बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस का आंसर आप इस वीडियो के आखिरी तक खुद देने वाले हैं, सो डू वॉच द वीडियो केयरफुली। रेपो को समझने के लिए सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, सुपरविजन करता है, कंट्रोल करता है। करेंसी इशू से लेकर करेंसी सप्लाई तक सभी चीज़ों को आरबीआई कंट्रोल करता है। कंट्री के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जिससे कि हम मनी की सप्लाई और क्रेडिट को रेगुलेट कर सके ताकि एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर किया जा सके, जो कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें से एक टूल होता है हमारा LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जैसा कि नाम से क्लियर है, मार्केट में लिक्विडिटी को, मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है ताकि फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल रहे, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। LAF को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों से ही हम मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं मार्केट के अंदर। तो आज हम रेपो रेट को स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। अब रेपो रेट होती क्या है? जब कॉमर्शियल बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर उन्हें वो फंड्स प्रोवाइड करवाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रेपो की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेज ऑप्शन। एक रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट कॉमर्शियल बैंक्स और आरबीआई के बीच में होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये इसका प्रोसीजर देखते हैं। जब कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे कुछ कोलेटरल एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है? आरबीआई के द्वारा अप्रूव सिक्योरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। साथ ही कॉमर्शियल बैंक को एक रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है आरबीआई के साथ में, जहां पर वो आरबीआई को प्रॉमिस करता है कि रेपो पीरियड खत्म होने के बाद मैं आपको जो मैंने एज अ कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी हैं उन्हें रीपर्चेज कर लूंगा। यही हमारा रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है बैंक और आरबीआई के बीच में। हमारा रेपो पीरियड बेसिकली ओवरनाइट 1 डे के लिए होता है, पर टर्म रेपो के केस में 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज भी होता है। 7 डेज होता है तब 7 डे का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो हमें पता चल गया है कि जो इंटरेस्ट बैंक आरबीआई को देता है उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। पर रेपो रेट डिसाइड कौन करता है? रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है कंट्री के लिए? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, राइट। इसी के साथ में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को एक बात और बता देता है कि अगर आपने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रेपो पीरियड के बाद में रीपर्चेज नहीं किया तो मैं आपकी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस बैंक्स को आरबीआई की माननी होती है। इसी तरीके से कि सेल परचेज एग्रीमेंट हो जाता है कॉमर्शियल बैंक्स और आरबीआई के बीच में। आइए ग्राफिक्स से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब कॉमर्शियल बैंक्स को ओवरनाइट फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक आरबीआई की तरफ देखते हैं। तो आरबीआई क्या रखवाता है उनसे? कोलेटरल एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उसके बदले में आरबीआई उन्हें जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फंड बैंक को दे देता है। ये फर्स्ट डे का हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड डे पर बैंक को एज पर एग्रीमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से रीपर्चेज करनी होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं? जितना फंड उसने आरबीआई से लिया था प्लस 1 डे का उसका जितना इंटरेस्ट होता है रेपो रेट के अकॉर्डिंग, वो बैंक आरबीआई को दे देते हैं और आरबीआई से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक रीपर्चेज एग्रीमेंट कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि फर्स्ट डे कॉमर्शियल बैंक ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई को सेल कर दिया और सेकंड डे क्या किया? उससे परचेज कर लिया। तो इस तरीके से ये सेल परचेज एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसबीआई को ओवरनाइट 100 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है, इंडियन रुपीस की। तो एसबीआई ने क्या किया? 100 करोड़ के इक्विवेलेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दे दी और आरबीआई ने उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इक्विवेलेंट अमाउंट यानी कि 100 करोड़ इंडियन रुपीस एसबीआई को दे दिए। नेक्स्ट डे एसबीआई को क्या करना है? एसबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई से रीपर्चेज करना है। तो उसने क्या किया? जितना अमाउंट
उधार लिया था, यानी कि 100 करोड़ रुपीस प्लस 1 डे का इंटरेस्ट रेपो रेट के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूं कि मई 2020 में अभी हमारा रेपो रेट 4.4% चल रहा है। तो 1 डे के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, पर एनम होता है, तो 1 डे के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट रेट होता है 1 डे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट बनता है अराउंड 1,20,218.579 इंडियन रुपीज़। तो ये जो इंटरेस्ट है प्लस ये जो अमाउंट है, इन दोनों का टोटल एसबीआई आरबीआई को दे देता है और उससे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज कर देता है। तो इस तरीके से एक रीपर्चेज एग्रीमेंट एसबीआई और आरबीआई के बीच में कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे रेपो रेट का इकोनॉमी पे हमारे क्या इफेक्ट आता है। हमारा जो रेपो रेट होता है बेसिकली ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जिसका इन क्या होता है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारी इकोनॉमी की हम दो कंडीशंस को स्टडी करते हैं। पहली कंडीशन है जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, सेकंड कंडीशन है जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो। अच्छा, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो उसमें रेपो रेट कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देती है, इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन, रुपए की जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है वो हमारा इन्फ्लेशन होता है। अब कैसे, सपोज कल तक आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, वो 100 रुपीज़ पर केजी में आपको मिल रहा था, आज वही प्रोडक्ट आपको 120 रुपीज़ पर केजी में मिल रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ की परचेजिंग पावर 120 रुपीज़ की परचेजिंग पावर के इक्वल हो गई है, क्योंकि क्वांटिटी तो आप उतनी ही डिमांड कर पा रहे हैं, परचेज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम इसे जर्नल लैंग्वेज में कहें तो महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आरबीआई महंगाई को, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। अब रेपो रेट को इंक्रीज होने से हमारी इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, आइए हम देखते हैं। सपोज अभी हमारी रेपो रेट 4.4% है, अब रेपो रेट इंक्रीज हो गई 5.5% हो गई। तो अगर 4.4% रेपो रेट थी, तो हमें पता है कि रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक आरबीआई को देते हैं अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि बैंक के फंड्स की रेट इंक्रीज हो गई, उन्हें फंड्स महंगा मिलेगा अगर हमारी रेपो रेट इंक्रीज हो गई। तो अब बैंक अपने फंड्स का यूज कहाँ पे करते हैं, वो अपने फंड्स को फर्दर लैंड कर देते हैं, हम लोगों को, कंज्यूमर्स को लैंड करते हैं, राइट। तो क्या हो गया है, बेसिकली मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गई है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से क्या होगा, लोन्स की डिमांड कम होगी, ये तो एक सिंपल सा फंडा है। जैसे कि हमें पता है कि कार लोन, होम लोन और भी बहुत तरीके के पर्सनल लोन्स होते हैं। तो जब इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे। अब लोग लोन कम लेंगे तो उनकी मनी की सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा, मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ कितना पैसा होगा, उनकी सेविंग्स का ही होगा। मार्केट के अंदर से वो पैसा उधार नहीं ले रहे हैं, बैंक से वो पैसा उधार नहीं ले रहे हैं, राइट। तो जब उनके हाथ में पैसा कम होगा तो वो खर्च कम करेंगे, और खर्च कम करेंगे तो क्या होगा, गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। अब गुड्स की डिमांड कम होगी तो क्या होगा, प्राइजेस कम हो जाएंगे गुड्स की, राइट। अगर प्राइजेस भी कम हो गए तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी प्राइस कम होते ही। तो यहाँ पर एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, आरबीआई उसको ध्यान में रखकर ही रेपो रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा, अब हम सेकंड देख लेते हैं, सिचुएशन व्हेन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो चल रही है तब आरबीआई हमारी रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा। अब रेपो रेट डिक्रीज करने से क्या होगा, रेपो रेट डिक्रीज करने से हमारी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगी। जैसे सपोज अभी 4.4% अगर हमने आरबीआई ने 3.3% कर दी रेपो रेट, तो क्या होगा, बैंक्स को लोन सस्ते मिलेंगे, तो बैंक्स कस्टमर्स को लोन सस्ते देगा, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो गई है। इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग लोन की डिमांड ज्यादा करेंगे, राइट। अब लोन की डिमांड ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर मनी की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा हो गया है। अब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, यानी कि लोगों की डिमांड्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब डिमांड्स इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा, बेसिकली प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, और प्राइजेस इंक्रीज होते ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी। यानी कि जब हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तब वहां से क्या करना होता है,
मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, कम करना होता है, तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। और जब हमारी इकोनॉमी स्लो चल रही होती है तो वहाँ पे हमारी इकोनॉमी के अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारा फंड डालना होता है, मनी की सप्लाई को बढ़ाना होता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, और एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें हमारी कंट्री को मिल जाती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं जो 27 मार्च 2020 को आरबीआई ने रिलीज़ की थी। यहाँ पर उसने बताया कि अभी हमारी रेपो रेट 4.4% है और 4 अक्टूबर 2019 को ये 5.5% थी, राइट। तो 2019 से लेकर 27 मार्च 2020 तक ये 5.51% थी, अब ये 4.4% कर दी है। ये रिडक्शन जो है 75 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन है, जो डिकेड का अपने आप में हाईएस्ट रिडक्शन है। तो 27 मार्च 2020 से हमारी रेपो रेट 4.4% है। अब हमारी रेपो रेट को, हमारी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने कम क्यों कर दिया है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।